चलो भगवान का शुक्र है। सुनो, मेरे सिवा किसी और को ये सब तो नहीं बताया? सम्राट ने पूछा। नहीं, बस आपको ही बताया। ठीक है, किसी को बताना भी मत, उन तक बात ना पहुंच जाए। मैं तुम्हें लेने भी नहीं आ सकता। क्या पता उन लोगों ने कंपनी में आदमी छोड़ रखे हों। तुम लोग बाहर मत निकलना, उसी के साथ आ जाना। मैं तुम्हें खुद फ़ोन करूंगा, तुम मत करना। सम्राट ने उसे समझाकर फ़ोन काट दिया। सम्राट ने कहा, चलो घर चलें, 2 करोड़ का इंतज़ाम भी तो करना है, कहकर उसने बाकियों को चलने का इशारा किया। सब उसके साथ चल पड़े। वो लोग कार में आकर बैठे तो सम्राट ने सबको बताया। दोनों सुरक्षित हैं, उनके चंगुल से बच गई हैं। ये चाचा बहुत चालाक बनता है। वो इन्हें लेकर हमसे सौदेबाजी कर रहा है, जबकि ये उसके पास हैं ही नहीं। शुक्र है भगवान का। मुझे तो भाभी की चिंता हो रही थी, अमन बोला। तुम्हें तो एक भाभी की चिंता हो रही थी, मुझे दोनों भाभीयों की चिंता हो रही थी, लकी बोला। अब अमन, तुम अपने ऑफिस में जाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लकी, तुम घर जाना चाहते हो या कहीं और? सम्राट ने पूछा। भैया, मैं अपनी कंपनी जाता हूँ, देखूँ अगर कोई मुझे कांटेक्ट करता है, लकी बोला। फिर चारों कार से उतरे। अमन कंपनी के अंदर और लकी पार्किंग में अपनी कार की तरफ चले गए। रघु और सम्राट कार में अगली सीटों पर बैठ गए। रघु ने कार चला दी। रघु, अब हम चाचा को काबू करने की प्लानिंग कर सकते हैं, कहकर सम्राट ने रघु की तरफ देखा। ओम अपने ऑफिस में आया तो मुकेश आ चुका था। मुकेश को देखकर उसने जानबूझकर परेशान होने का नाटक किया। क्या हुआ सर, काफ़ी टेंशन में लग रहे हो? मुकेश ने पूछा। हाँ मुकेश, वो सम्राट सर वापस आ गए हैं। उनकी वाइफ और नीता को किसी ने किडनैप कर लिया है। अब पैसे मांग रहे हैं, ओम ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। वो देखना चाहता था कि वो कैसे रिएक्ट करता है। उसके चेहरे पर खुशी सी थी। तो आपके बॉस अब क्या करेंगे? मुकेश ने पूछा। वो कर भी क्या सकते हैं, किडनैपर्स की बात मान गए हैं, हर शर्त पूरी करेंगे। ओम सिर झुकाए बैठा था। उसने चोरी से मुकेश की तरफ देखा। ओह, बहुत बुरा हुआ, मैं कॉफ़ी लेकर आता हूँ, कहकर वो कप लेकर चला गया। वो जैसे ही अपने कमरे में गया तो ओम भी पीछे चला गया। ओम ने अमन को फ़ोन करके बुलाया और ख़ुद मुकेश के कमरे के बाहर खड़े होकर उसकी बातें सुनने लगा। मुकेश किसी को फ़ोन पर बता रहा था, मौसा जी, सम्राट यहाँ आ गया है। वो लोग पैसों की तैयारी में लगे हैं। अच्छा, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, अभी चलता हूँ, कहकर मुकेश कॉफ़ी का कप लेकर चल दिया। दरवाजे पर अमन और ओम थे। दोनों भागकर ओम के कमरे में आ गए। अमन उसके टॉयलेट में छुप गया और ओम आराम से कुर्सी पर बैठकर फाइल देखने लगा, मानो कुछ ना हुआ। मुकेश कॉफ़ी लेकर आया। सर, कॉफ़ी। ऐसा करो, ये फाइल पीआर में दे आओ, ओम ने उसे फाइल देते हुए कहा। मुकेश फाइल लेकर वहाँ से चला गया। तब अमन टॉयलेट से बाहर आया। ओम ने उसे अपना फ़ोन दिया और बोला, सर ये रिकॉर्डिंग सुनो, आपको पता चल जाएगा कि मैं सच बोल रहा था। अमन ने सारी रिकॉर्डिंग सुनी और बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। जब हम मुसीबत में होते हैं ना तो रस्सी को भी सांप समझ लेते हैं, अमन बोला। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ आपका ऐसा सोचना जायज़ था, पर मुझे इस बात की खुशी है कि सम्राट सर ने मुझ पर भरोसा किया। उन्होंने एक बार भी मुझे गलत नहीं समझा, ओम बोला। हाँ ये तो है, कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो, सम्राट भैया कभी घबराते नहीं है, कोई गलत फैसला नहीं लेते। ये रिकॉर्डिंग भैया को भेज देना, उन्हें खुद पर खुशी होगी, और पूछना अब इसका क्या करें। अमन कुछ देर बैठने के बाद चला गया। राजस्थान। माही, तेरी बात हो गई उनसे? वो लोग ठीक है, नीता ने पूछा। अरे ये तो मैं पूछना ही भूल गई, पर वो ठीक बात कर रहे थे और कंपनी से बोल रहे थे, तो अमन भी ठीक ही होगा। उन्होंने हमें पकड़ने के लिए बुद्धू बनाया, माही बोली। देखो तो पति से बात करके हमारी दीदी कैसे खुश हो गई है, चेहरे की रंगत ही बदल गई है। झुमकी ने उसे छेड़ते हुए कहा। झुमकी, पति पत्नी के रिश्ते का तुझे क्या पता, ऐसी ही छोटी छोटी बातों में खुशी मिलती है, मौसी बोली। मौसी, इसकी भी शादी कर दो, इसे भी पता चल जाएगा, माही बोली। इस गरीब से कौन शादी करेगा, मेरे साथ इसकी भी ज़िंदगी बस ऐसे ही गुजर गई, मौसी बोली। आपने भी शादी नहीं कराई क्या, नीता ने पूछा। शादी तो की थी मेरे माँ बाप ने, राणा की तरह ट्रक ड्राइवर था, यहाँ लाकर छोड़ दिया, फिर ट्रक लेकर दूर चले जाता था। शुरू शुरू में आता रहा, फिर एक दिन ऐसा गया वापस ही नहीं आया। उस वक्त मैं इस मकान में किराए पर रहती थी। दाईपना आता था तो वही करने लगी, बदले में मैं फीस लेती थी। फिर माँ और बच्चे की मालिश भी करने लगी। अब तो कोई वैसे भी मालिश करा लेती है, जिनके बेटा होता है वो खुश होकर मिठाई, पैसे और कपड़े दे देते हैं। इस मकान के मालिक बहुत अच्छे घराने से थे, उनके जुड़वा लड़के हुए। मैंने ही शुरू से उनकी पत्नी की देख रेख की, तो उन्होंने खुश होकर ये घर मुझे दे दिया। बस तब से यहीं रह रही हूँ, अच्छा गुजारा चल जाता है। मोहसिन ने अपनी सारी कहानी सुनाई। फिर आप राणा भैया से कैसे मिले, नीता ने पूछा। राणा, जब मेरे पति 1 महीने नहीं आए तो मैं उन्हें ढूंढने निकल पड़ी। तब मैं एक एक ट्रक को रोक कर पूछ रही थी, ये राणा उन्हीं में से एक ट्रक में था।
यहाँ मुझे सभी मौसी कहते थे, इसलिए वो भी मुझे मौसी कहता है। बेचारे ने उन्हें बहुत ढूंढा पर कुछ पता नहीं चल पाया। इस सिलसिले में वो यहाँ आने लग गया, मुझे भी बेटा मिल गया। मौसी ने अपनी बात सुनाकर माही की तरफ देखा तो उसकी आंखों से पानी बह रहा था। क्या हुआ माही, तू रो क्यों रही हो? मुझे अपनी ज़िंदगी में अब कोई दुख नहीं है, मैं खुश हूँ, मौसी ने उसे रोते हुए देखकर कहा। मौसी, मैं आपकी कहानी सुनकर नहीं रोई, असल में मेरा बचपन भी राजस्थान में ही बीता है। ऐसे ही एक शहर में हम रहते थे, मेरे पापा भी ट्रक चलाते थे। वो कभी कभार घर आते थे, मैं और माँ उनका आपकी तरह ही इंतज़ार करती रहती थी। माँ ऐसे ही चल बसी, फिर पापा भी एक्सीडेंट में मारे गए। आपकी बातों से उनकी याद आ गई, माँ ही बोली। नीता ने उसे गले लगा लिया। मौसी ने भी उसके पास आकर गले लगाकर पीठ को सहलाकर उसे हौसला दिया। मौसी, खाना तैयार है, झुमकी बोली। उन्होंने खाना खाया और सोने चली गई। अगले दिन सुबह से ही वो राणा का इंतज़ार करने लगी। करीब 10 बजे राणा वहाँ आ गया। उसने नाश्ता किया। मौसी, मैं सोचता हूँ इनका भेष बदल कर ले जाऊँ, कहीं वो लोग इन्हें ढूंढ न रहे हों। पता नहीं कैसे लोग होंगे, अपना बचाव तो खुद ही करना होगा। राणा बोला, हाँ ये तो तूने बहुत अकल की बात की है, ऐसा करते ही इन्हें राजस्थानी बना देती हूँ। घूंघट ओढ़ लेंगी तो किसी को पता नहीं चलेगा, मौसी बोली। हाँ ये ठीक है, जाओ फिर तैयार हो जाओ। राणा ने दोनों को इशारा किया। मौसी उन दोनों को लेकर अंदर चली गई। झुमकी और मौसी ने उन दोनों को राजस्थानी वेशभूषा में तैयार किया। उनकी आंखों में काजल डाला और चेहरे पर काली बिंदिया सी लगा दी। वो दोनों ही पहचान में नहीं आ रही थी। राणा खुद देखकर हैरान हो गया। फिर नीता और माई ने मौसी और झुमकी से विदा ली और राणा के साथ चल दी। वो मन में बहुत खुश लग रही थी कि वो सम्राट से मिलेगी। वो जल्द से जल्द सम्राट से मिलना चाहती थी। यहाँ से उन्हें 5 घंटे लगने थे। राणा ने उन्हें आगे ही बिठा लिया था। माही बाहर का नज़ारा देखती रही। वो जिस शहर से गुजर रहे थे उसे देखकर माही की आंखें भर आई। भैया ट्रक थोड़ा धीरे चलाओगे? माही बोली। नीता ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। क्या हुआ बहन, रोने क्यों लगी? धीरे कर देता हूँ, राणा ने उसे देखकर पूछा। ये मेरा शहर है, मेरा बचपन यहीं बीता है, माही बोली। क्या तुमने जाना है यहाँ? राणा ने पूछा। नहीं, अब यहाँ मेरा कोई नहीं रहता, बस यहीं से शहर देखना है। माही को एक बार अपनी सहेली पूजा की याद आई। फिर उसने सोचा कि इतने साल हो गए हैं, जाने वो अब कहाँ होगी। राणा ने ट्रक धीरे कर लिया। नीता भी माही के साथ बाहर देखने लगी। उसने माही का हाथ पकड़ लिया था। उसे महसूस हुआ कि माही हल्के हल्के से कांप रही थी। उसने माही के कंधे पर हाथ रखा और बोली, माही तेरे मम्मी पापा ऊपर से तुझे ऐसे देखकर दुखी हो रहे होंगे। तुझे दुखी देखकर दुखी होंगे, खुश रहेगी तो वो भी खुश होंगे। उनकी बात सुनकर माही मुस्कुरा दी। फिर अपने पेट पर हाथ रखकर मन ही मन में माँ को याद करते हुए बोली, माँ आपकी बेटी माँ बनने वाली है। फिर उसने पीछे छूटते शहर को मन ही मन में अलविदा कहा। ट्रक आगे बढ़ता जा रहा था। माही को पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई। नीता ने अपने कंधे पर उसका सिर टिका लिया और खुद भी सो गई। आधा सफ़र बीत चुका था। जब वो दोनों उठी, माही ने आसपास देखा, फिर पूछा, भैया कितनी दूर रह गया? आधा सफ़र तय हो गया है, अब 2 घंटे और लगेंगे। कुछ खाना हो तो लेकर आऊँ? राणा ने पूछा। नहीं भैया, माही ने जवाब दे दिया। पर नीता बोली, भैया कुछ ना कुछ तो ले ही आइए, इसे भूख नहीं है, पर हमारे भांजे या भांजी को तो भूख लगी होगी। वो कहेगा कैसा मामा है, पूछे जा रहा है, खिला कुछ नहीं रहा। अपने साथी को साथ लेकर उसके लिए खाना ले आया और माही से बोला, देख ले बहन, अगर अच्छा ना लगे तो बता देना, कुछ और ला दूंगा। राणा बोला। माही खाना खाने लगी। उसे उल्टी नहीं आई। तब उसने दिल भरकर खाना खाया। भैया बस यही ठीक है, मुझे अच्छा लगा और इसे भी। भैया बेबी मामा जी को थैंक यू कह रहा है, माही बोली। हाँ हाँ, मामा भी खुश हुआ कहकर राणा की आंखें भर आई। अरे भैया ये क्या, अब आपको क्या हुआ, रोने क्यों लगे? नीता ने पूछा। रो नहीं रहा, ये तो खुशी के आंसू हैं। भाई तो मैं कईयों का बना, पर आज पहली बार मामा बना हूं, इसलिए खुशी आंखों से झलक पड़ी। राणा बोला, भैया आपकी बहन की शादी होगी तो आपको भी मामा बना देगी। नीता ने सोचा कि राणा की बहन की अभी शादी नहीं हुई होगी, इसलिए उसने ऐसी बात की है। मेरी अपनी मतलब सगी बहन नहीं है, बहन तो क्या कोई भी नहीं है, या यूं कहूँ कि है भी तो मुझे पता नहीं है। राणा बोला। क्या मतलब, कोई है नहीं कि मर गए? नीता ने ऐसे ही पूछा। माही ने उसके कोनी मारी तो उसने उसे घूर कर देखा कि क्या हुआ। असल में हम लोग पंजाब के एक गांव में रहते थे। उस वक्त मैं छोटा था, 6-7 साल का हूँगा। जब एक दिन बच्चों के साथ ट्रेन देखने रेलवे स्टेशन आ गया। हम एक खड़ी ट्रेन में खेलने लगे। खेलते खेलते मुझे नींद आ गई। मैं वहीं सो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं मुंबई पहुंच गया था। बहुत परेशान हुआ। मुझे लोगों की भाषा समझ में नहीं आ रही थी और ना उनको मेरी। फिर मुझे एक ट्रक में सरदार जी दिखे। मैं उनके साथ रहने लगा। फिर कुछ सालों बाद वो मुझे पंजाब लेकर आए, पर मुझे गांव के नाम के सिवा कुछ पता ही नहीं था। हमने मेरे गांव को बहुत ढूंढा पर वो मिला नहीं। फिर मैं उनके साथ ही रहने लगा।
बस उन्हीं के साथ काम कर कर के ये ट्रक ले लिया। फिर एक दिन वो भी गुजर गए। तब से इसे साथ लिया और ट्रक चला रहा हूँ। आज भी कोई लावारिस बच्चा या बच्ची मिलती है तो उसकी मदद कर देता हूँ। राणा ने ट्रक चलाते हुए अपनी कहानी सुनाई। भैया, आप सबकी कोई ना कोई कहानी है, बस मेरी कोई कहानी नहीं है। देखो, झुमकी की कहानी, मौसी की कहानी, माही की कहानी और आपकी भी कहानी है। बस मेरे पास ही सुनाने के लिए कोई कहानी नहीं है। नीता ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा, अच्छा है बहन कि तुम्हारी ऐसी कोई कहानी नहीं है। तुम्हारे माँ बाप हैं, इसके लिए तुम्हें खुश होना चाहिए। राणा बोला, पगली, ये जो अब हमारे साथ हुआ है ये क्या किसी कहानी से कम है? इसे सुना देना सबको। माही बोली, हाँ ये ठीक है। नीता खुश होकर बोली, भैया एक बात कहूँ, देखिए ना तो आपका कोई परिवार है ना मेरा कोई परिवार है, तो क्या आप मुझे सच में बहन बना सकते हैं? माही ने झिझकते हुए पूछा। क्यों नहीं, ज़रूर, हाँ मैं तुम्हें अपनी बहन बनाऊंगा। इसमें पूछने की क्या बात है? राणा ने खुश होकर कहा। सच्ची? मैंने तो इसलिए पूछा कि अगर आप भाई बन गए तो फिर आपको भाई होने के सारे फर्ज निभाने पड़ेंगे। आपको राखी और बाकी त्योहारों पर मेरे घर आना होगा। माही खुश होकर बोली, अरे कोई नहीं, मैं ज़रूर आऊँगा। बहुत पैसे हैं तेरे भाई के पास, घर भर दूंगा तेरा। राणा बोला, ना भैया, पैसा आपकी बहन के पास बहुत है, बस भाई ही नहीं है। बस ये कमी पूरी कर देना। माही बोली, भैया मेरे घर भी आना, मेरा भी कोई भाई नहीं है, मेरी कमी भी पूरी करना। नीता बोली, हाँ ज़रूर। राणा बोला। फिर वो लोग ऐसे ही बातें करते रहे। बातों बातों में ये उन्हें पता ही नहीं चला कब वो अहमदाबाद पहुंच गए। अब माही ने राणा के फ़ोन से सम्राट को फ़ोन किया। हेलो सम्राट जी, हम लोग अहमदाबाद एंटर कर गए हैं। हम कहाँ आएँ, घर आ जाएं? माही ने पूछा। नहीं, तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ, तुम मुझे वहीं मिलना, कहकर सम्राट ने फ़ोन काट दिया। माही फ़ोन की तरफ देख रही थी कि तभी फ़ोन पर मैसेज आया। उसमें एक घर का एड्रेस था। वो लोग ट्रक को सड़क पर छोटू के पास छोड़कर उस घर पर पहुंच गए। उन्होंने जाकर दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा सम्राट ने ही खोला। माई उसे देखकर खुशी से उससे लिपट गई। सम्राट उसे खुद से अलग करते हुए बोला, देखिए आप कौन है, आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मैं आपको नहीं जानता। अरे, और आप लोग अंदर क्यों आ रहे हो? राणा और नीता अंदर घुस गए। सम्राट जी, ये हम हैं। माही माही धीरे से बोलकर अंदर चली गई। सम्राट ने बाहर निकलकर देखा, फिर दरवाज़ा बंद करके माही को अपनी तरफ खींचकर गले लगा लिया और कसते हुए बोला, मैं बहुत डर गया था, मुझे बहुत ही बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। अपना बेबी? उसने कांपते हुए माही के पेट की तरफ देखते हुए पूछा। सब ठीक है सम्राट जी, आप चिंता ना करें, मैं भी ठीक हूँ और अपना बेबी भी बिल्कुल ठीक है। ये सब नीता की मेहरबानी है, उसी ने हिम्मत की और अपने साथ मुझे उनके चंगुल से छुड़ा लाई। माही ने बताया। माही की बात सुनकर उसे याद आया कि घर में और भी लोग हैं। नीता और राणा पहले ही अंदर जाकर बैठ चुके थे। सम्राट माही को लेकर अंदर आया और हाथ जोड़कर नीता और राणा से बोला, मैं आप लोगों का एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगा। आपने मेरी माही और हमारे बच्चे को बचाकर मुझे अपना कर्जदार कर दिया है। इसके लिए बताओ मैं क्या करूं? खासकर नीता, तुमने तो बहुत ही बहादुरी का काम किया है। मेरे पास शब्द नहीं है आपकी तारीफ करने और आपका शुक्रिया करने के लिए। फिर भी थैंक यू। सम्राट बोला, अरे नहीं जीजा जी, आप इस तरह ना कहें, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और इसे बचाना मेरा फ़र्ज़ था। नीता बोली, सम्राट जी ये राणा भैया हैं, इन्होंने ही हमें अपने ट्रक से यहाँ तक पहुँचाया। माही ने सम्राट को राणा से मिलाया। सम्राट ने एक चेक साइन करके राणा की ओर बढ़ाते हुए कहा, देखिए वैसे तो आपने जो किया उसके आगे कोई भी कीमत कम है। ये खाली चेक है, मैंने साइन कर दिया है। आप कीमत खुद भर लीजिए। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ये अब मेरी बहन है, इससे पैसे लेना मेरे लिए मरने के समान है। आप ये पैसे मेरी बहन और होने वाले बेबी के खाते में रख लें। सर, हम गरीब ज़रूर हैं पर हम रिश्तों से अमीर हैं। राणा ने अपने सीने पर हाथ रख कर कहा, माफ़ करना भैया, गलती हो गई मुझसे। मुझे नहीं पता था कि आप किस तरह के लोग हो, इसलिए ये गलती हो गई। आपसे एक शिकायत है। आप कह रहे हो कि माही आपकी बहन है, तो आपने मुझे क्या कहकर बुलाया? क्या आपके यहाँ बहन के पति को सर कहते हैं? हमारे यहाँ तो जीजा जी कहते हैं साले साहिब। सम्राट ने राणा की तरफ बाहें फैलाते हुए मजाक किया। जीजा जी कहते हैं जीजा जी, अब गलती नहीं होगी और ना ही आपको शिकायत का मौका दूंगा, कहकर राणा ने सम्राट को गले लगा लिया। राणा ने छोटे को भी बुला लिया। फिर सबने खाना खाया। खाने के बाद नीता तो सोने चली गई और छोटू ट्रक पर चला गया। वो तीनों बैठे बातें कर रहे थे। सम्राट बोला, राणा भैया, अगर मैं कहूँ कि आप मेरे पास काम पर लग जाएं तो मुझे खुशी होगी, लेकिन मुझे तो सिर्फ ट्रक चलाना ही आता है। राणा बोला, यही काम तो कह रहा हूँ, हमारी इस कंपनी से मनाली की फैक्ट्री में कपड़े पहुँचाने होते हैं। हफ्ते में 2 चक्कर तो पक्के हैं, बाकी दिन और जगह के टूर होते हैं। सम्राट बोला, ये काम तो मैं कर लूँगा, इससे तो मैं अपनी बहन के पास रह सकूँगा, अपने भांजे भांजियों को भी खिला सकूँगा।
पर हमेशा के लिए नहीं। हाँ, ये 2 दिन का काम कर लूँगा, बाकी के दिन में और काम कर लूँगा। राणा बोला। माही भी खुश हो गई कि इस बहाने वो अपने भाई से मिल लिया करेगी। वो लोग बातें कर रहे थे कि सम्राट का फ़ोन बजने लगा। उसने देखा कि चाचा का फ़ोन है। उसने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और फ़ोन उठाया। केस वापस ले लिया? पैसों का इंतज़ाम हो गया? हाँ जी चाचा जी, हो गया। कहाँ लेकर आऊँ? आप उन्हें कब छोड़ेंगे? सम्राट ने ऐसा जताया मानो उसे उनकी बहुत चिंता हो रही हो। जैसे ही तुम मेरे भैया भाभी और पैसे ले आओगे, मैं उन्हें छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ, बताए एड्रेस पर आ जाओ। चालाकी मत करना, मैंने बताया था ना। चाचा ने फिर धमकाया। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं अकेला ही आऊँगा। सम्राट बोला। तुम नहीं आओगे? लकी को भेजना, वो भी अकेला। चाचा ने कहा ठीक है, आप जैसा भी कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। वो कुछ और कहता उससे पहले ही चाचा ने फ़ोन काट दिया। माही और राणा सम्राट के मुंह की तरफ देख रहे थे। सम्राट उनकी तरफ आया और बोला, तुम लोगों का किडनैप चाचा जी ने करवाया था। बदले में वो लकी के मम्मी पापा पर लगाए केस वापस लेने और 2 करोड़ रुपए देने को कह रहे हैं। हमने सोचा है कि देना उन्हें कुछ भी नहीं, उल्टे चाचा को भी पकड़ना है। लेकिन आप तो बता रहे थे कि चाचा को पुलिस ने पकड़ लिया है, माही ने पूछा। हाँ, वो भी उन्हीं की चाल थी। उन्होंने अपने किसी बंदे को ओम का असिस्टेंट बना दिया, उससे हमारे बारे में जानकारी लेता रहा। उसने ही ओम के द्वारा उनके पकड़े होने की झूठी खबर हम तक पहुंचाई। हम इत्मीनान से बैठ गए और उन्होंने ये काम कर दिया। लकी और अमन जेल गए हैं। रघु अपनी टीम के साथ चाचा जी को पकड़ने की स्कीम बना रहा है। तुम लोग यहीं रहना, मैं जाकर देखता हूँ। कहकर वो जाने लगा। फिर मुड़ा और माही को एक बार फिर गले लगा लिया। जीजा जी, मैंने माल छोड़ने जाना था। जाऊँ या आपके आने का वेट करूँ? राणा ने पूछा। नहीं, आप पहले सामान छोड़ाइए, अगर टाइम है तो इनके पास ही रुक जाना। सम्राट बोला। ठीक है बहन, मैं बस आधे घंटे में वापस आया, तुम बाहर मत निकलना। इतना कहकर राणा भी सम्राट के साथ बाहर चला गया। अमन और लकी जेल पहुंच गए। सम्राट का दोस्त मदन जेल का जेलर था। सम्राट ने उससे पहले ही फ़ोन करके सारी बात कर ली थी। कुछ ही देर में वो दोनों लकी के मम्मी पापा के मुंह पर कपड़ा लपेटकर जेल से बाहर ले आए। थोड़ी दूर खड़ी कार में बैठे चाचा के आदमी ने फ़ोटो खींचकर चाचा को भेज दी। बॉस, जेल से लकी उन दोनों को कार में ले गया, जबकि अमन टैक्सी लेकर वापस चला गया। आदमी ने चाचा को फ़ोन करके बताया। ठीक है, ध्यान से देखना, उनके पीछे पुलिस तो नहीं थी? चाचा ने पूछा। नहीं, कोई नहीं गया। ठीक है, तुम भी लकी के पीछे आ जाओ, चाचा ने कहा। वो लोग भी कार स्टार्ट करके उसके पीछे चले गए। चाचा एक वीरान बड़े से घर में एक बड़े से कमरे में बैठा था। उसने सबको वहाँ का एड्रेस दे दिया था। उसे फ़ोन आया। बॉस, गज्जू लड़कियाँ लेकर आ गया है। ठीक है, उन्हें कमरे में रखो, मैं आता हूँ, कहकर चाचा कमरे से निकलकर नीचे आ गया। वो बगल के एक कमरे में गया। उसने जब लड़कियों को देखा तो वो हैरान रह गया। ये किन्हें उठा लाए बेवकूफ़ो, कौन है ये? चाचा ने उन्हें देखकर पूछा। बॉस, हमें तो जो लड़कियां मिली थी ये वही हैं। ये आप उनसे पूछो जो लेकर आए हैं। हम तो 2 दिन से आपकी हर बात मानकर इनकी निगरानी कर रहे हैं और आज ले आए हैं। वो पूरे भरोसे से बोले, जैसे उनके सिवा कोई सच बोल ही नहीं सकता। तूने तो कह दिया, अब वो लोग आने वाले हैं, हम क्या करेंगे? चाचा गुस्से से बोला। बॉस, इनके चेहरे पर मास्क लगाकर भेज देना, उन्हें पता ही नहीं चलेगा, गज्जू बोला। अब तो यही करना पड़ेगा, नहीं तो वो पैसे नहीं देगा। मैं पुराने अड्डे पर जा रहा हूँ। ऐसा करना, तुम लोग पैसा और भैया भाभी को वहाँ पहुँचा देना। फिर इन्हें कुछ भी हो हमें नहीं पता। मैं तो साफ कह दूंगा, मैंने लड़कियाँ भेज दी हैं, आगे तुम जानो, कहकर चाचा वहाँ से कार में बैठकर निकल गया। उसे सम्राट के गुस्से का पता था। ओम मुकेश पर नज़र रखे हुए था। मुकेश जब चाय देने उसके कमरे में आया तो उसने चालाकी से उसके कोट की जेब में माइक्रोफोन डाल दिया। अब वो उसकी हर बात सुन सकता था। ओम अपना काम कर रहा था कि उसे मुकेश की आवाज़ आई। हाँ जी मौसा जी, वहाँ क्यों? अच्छा ठीक है, हाँ जी समझ गया, मैं आता हूँ। फिर मुकेश ओम के ऑफिस में आया और बोला, सर मुझे छुट्टी चाहिए, वो मम्मी की तबीयत ख़राब है, उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना है। जाओ जाओ, माँ की सेवा से ऊपर कुछ नहीं है, ध्यान रखना। ओम फाइल में मुंह उठाए बिना ही बोला। मुकेश जल्दी से निकल गया। ओम ने उसी वक्त किसी को फ़ोन किया। हेलो, वो कहीं जा रहा है, यहाँ से निकल गया है। मुकेश अपनी कार लेकर निकल गया। उसे पता नहीं था कि उसकी कार के नीचे रघु ने एक डिवाइस लगाया था जिससे उसकी लोकेशन उन्हें मिल रही थी। रघु पीटर और डेविड को लेकर अपने ऑफिस से उनके पीछे जाने को निकल लिया। सम्राट और राणा के जाने के बाद माही नीता के पास आ गई। नीता उसे देखते ही बोली, आ गई झूठी नंबर 1। अरे मैंने क्या झूठ बोला? माही ने पूछा। अच्छा जी, तुमने मुझे बताया नहीं, ये सम्राट नहीं, ये तो नमन है। मुझे क्या पता नहीं, मैं इनसे कॉलेज में मिली तो थी। माना कि तुम दोनों की शादी हो गई, पर तू मुझे बता तो सकती थी कि तूने नमन से शादी कर ली है। मुझे पता है सम्राट तुझे कैसे रखता था, नीता बोली। नहीं यार, तुझे अमन ने शायद बताया ही नहीं कि नमन ही सम्राट है। सम्राट ने वो मास्क अपने साथ ही ये सब करने वालों को पकड़ने के लिए पहना था।
उन्हें पकड़कर ये अपने असली रूप में आ गए। माही बोली, सच्ची ये तो बहुत ही हैंडसम है, तू लकी है वो पहले तुझे मिल गया, नहीं तो मैंने इसे पटा लेना था, फिर तू देखती रहती। नीता छेड़ते हुए बोली, तू ले लेती तो क्या हो जाता, हमें लड़कों की कमी है क्या, मैं अमन की हो जाती। माही ने नेहले पे दहला फेंका। नीता का पासा उल्टा पड़ गया। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मेरे अमन जैसा हैंडसम कोई भी नहीं है, तू नाराज ना हो बाबा। नीता बोली, नहीं यार मैं भी मजाक ही कर रही थी, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा, भगवान सब ठीक रखना। माही बोली, हाँ यार चिंता तो मुझे भी हो रही है, पता नहीं क्या होगा। नीता बोली, लक्की बताए हुए पते पर अपने मम्मी पापा को लेकर पहुंच गया। गज्जू ने कहा, तुम ये बैग और इन दोनों को यहीं छोड़कर बाहर जाओ, बाहर वाली कार में तुम्हें लड़कियां मिल जाएंगी। लक्की उन्हें छोड़कर बिना पैसे दिए बाहर चल दिया। गज्जू ने दो लोगों को उसके मम्मी पापा को बाहर एक कार में भेज दिया। पैसे तो रख कर जा। गज्जू ने अपने आदमी को उसे घेरने का इशारा किया और बोला, पहले उन दोनों को सामने लाओ। लक्की बोला। गज्जू उसके पीछे चल दिया। उसने सामने कार के पास खड़ी दो लड़कियां दिखाई। लक्की ने उनकी तरफ देखा। अभी वो आगे बढ़ ही रहा था कि वो लक्की को धक्का देकर बैग लेकर उस कार की तरफ भागा जिसमें लक्की के मम्मी पापा थे। लक्की उनके पीछे भागा, लेकिन उसने कार का दरवाज़ा बंद कर दिया और कार लेकर चला गया। लक्की वापस आया तो उसने देखा कि लड़कियां भी कोई और है। लक्की सिर पकड़कर बैठ गया। उसने सम्राट को फ़ोन किया, सॉरी भैया सब गड़बड़ हो गया, वो लोग गेम खेल गए, उन्होंने कोई और ही लड़कियां दे दी हैं और पैसे और उन दोनों को लेकर भाग गए। तू चिंता न कर, सब ठीक है, तू उन लड़कियों को छोड़ घर चला जा अमन के पास, वो तुझे सब बता देगा, हम भी काम पर लगे हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। कहकर सम्राट ने फ़ोन बंद कर दिया। लक्की चुपचाप घर की ओर चल दिया। सम्राट रघु, पीटर और डेविड के साथ मुकेश की कार के पीछे थे। वो लोग दो कारों में थे, एक में सम्राट और पीटर थे और दूसरी में रघु और डेविड। वो बारी बारी कारें आगे पीछे कर रहे थे। इससे मुकेश को शक नहीं हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। मुकेश कुछ आगे जाकर एक घर में चला गया। वो लोग कार धीमी करके पीछे ही रुक गए। मुकेश अंदर चला गया। उस घर के आसपास आदमी तैनात थे। वो लोग कार में बैठे अंदर की ओर देख रहे थे। उन्होंने पुलिस को अपनी लोकेशन भेज दी थी। अब अपना काम उन्हें बस भागने नहीं देना है। अब पुलिस को आने दो, उस चाचा को भी अच्छा सबक मिलेगा। वो कहते हैं ना, शेर को सवा शेर मिला। अरे एक कार और आ रही है, कहकर रघु और पीटर नीचे हो गए। इस कार से गज्जू उतरा। वो उन दोनों और बैग को अंदर चाचा के पास ले गया। चाचा लिविंग रूम में मुकेश के साथ सोफे पर बैठा था। उसने गज्जू को देखकर पूछा, आ गया तू? भैया भाभी कहाँ हैं? बॉस आप भी अजीब हैं, मुझसे कहा लड़कियों को लाओ, मैं लेकर आया तो पूछते हैं कि लड़कियाँ कहाँ हैं, फिर कहते हैं ये वो लड़कियाँ नहीं हैं। अब भैया भाभी को लाने को कहा, वो सामने खड़े हैं और आप फिर कह रहे हैं वो कहाँ हैं। अब ये ना कहना कि ये वो भैया भाभी नहीं है। गज्जू बोला, चुप कर बेवकूफ़, ये सच में मेरे भैया भाभी नहीं है, ये किन्हें पकड़ के ले आया? चाचा गुस्से से बोला, पर वो तो इन्हें ही छोड़ गए थे। गज्जू बोला, भैया ये पैसे तो नकली हैं। हाँ मौसा जी ये पैसे नकली हैं। मुकेश भी पैसे चेक करते हुए बोला, क्या ये सब क्या है? चाचा का पारा और हाई हो गया। वो नकली भैया भाभी की तरफ बढ़ा। उसने जैसे ही उस आदमी को मारने के लिए हाथ उठाया, तभी उसने चाचा का हाथ पकड़कर घुमाया और उसके पीछे आकर उसके सिर पर गन रख दी और बोला, अपने आदमियों से कहो कि सभी अपने अपने हाथ एक लाइन में हमारे सामने खड़े हो जाओ। उसके साथ आई लेडी ने भी गन निकाल ली थी। मुकेश भागने लगा तो वो लेडी बोली, हिलने की कोशिश ना करे, भागने की तो सोचना ही मत। उसी वक्त बाहर से सम्राट रघु और पीटर के साथ अंदर आ गया। बाहर के गुंडों को उन्होंने मार गिराया था। पुलिस भी आ गई थी। चाचा, मुकेश और गज्जू को पकड़ लिया गया था। थैंक यू सर, आपने बहुत बढ़िया काम किया। सम्राट उन दोनों से बोला जो लकी के नकली पापा मम्मी बने हुए थे। वो दोनों पुलिस वाले थे। सम्राट, ये तूने अच्छा नहीं किया, अब तुझे माही और नीता कभी भी नहीं मिलेंगी। चाचा ने दांत पीसते हुए कहा, चाचा जी आप अपना ख्याल करो, माही और नीता का ख्याल हम रख लेंगे। कहकर सम्राट ने पुलिस वालों को उन्हें ले जाने दिया। फाइनली सब सेट हो गया। हींग लगी ना फटकरी, रंग ही चोखा ही चोखा है ना? रघु बोला। क्या इसका मतलब क्या है? पीटर ने पूछा। इसका मतलब है कि हमें ना तो पैसा लगाना पड़ा, ना मार पिटाई ही करनी पड़ी और सब पकड़े भी गए। इसी को कहते हैं हींग लगे ना फटकरी, रंग भी चोखा होए। रघु ने समझाया। वो लोग आगे की कार्यवाही के लिए पुलिस स्टेशन की तरफ चल दिए। सम्राट ने अमन को फ़ोन किया। हेलो अमन, सब ठीक हो गया है। चाचा, गज्जू और मुकेश के साथ साथ उनके साथी भी पकड़े गए। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करता हूँ, वहाँ जाकर नीता और माई को घर ले आओ। और हाँ, नीता के घर फ़ोन करके अंकल आंटी को बता देना। अच्छा भैया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, आप एड्रेस भेज दो, मैं और लकी भैया जाकर ले आएंगे। कहकर अमन ने फ़ोन बंद कर दिया। अमन ने फ़ोन रखकर लकी और ओम को सारी बात बताई। वो दोनों भी खुश हुए। फिर अमन ने नीता के घर फ़ोन किया। नमस्ते अंकल जी, नीता मिल गई है।
हम उसे लेने जा रहे हैं, मैं उसे खुद ही घर छोड़ आऊँगा। शुक्र है भगवान का, मैं आऊँ बेटे? नीता के पापा बोले। नहीं अंकल जी, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, हम उसे खुद ही लेकर आएंगे और फिर घर खुद ही छोड़ देंगे। अमन ने अपनी बात दोहराई। वो लोग सम्राट के बताए हुए पते पर पहुंचे। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर वो तीनों ही चौकन्ने हो गए। राणा ने उन्हें अंदर छुपने को कहकर दरवाज़ा खोला। जी आप कौन हैं? राणा ने उनसे पूछा। हम नीता और माही को लेने आए हैं। राणा ने देखा कि लड़के तो अच्छे घर के लग रहे हैं, पर क्या पता यही किडनैपर हो। यहाँ कोई नीता या माही नहीं रहती, ये मेरा घर है, कहकर राणा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो तीनों हैरान परेशान कि ये क्या हुआ। उन्होंने सम्राट को फ़ोन किया, पर वो फ़ोन उठा ही नहीं रहा था। असल में थाने में पूछताछ के वक्त उन्होंने फ़ोन साइलेंट कर लिया था। अब वो तीनों ने बार बार फ़ोन किया, तभी रघु को, कभी पीटर को, तो कभी सम्राट को। कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। वो घर के बाहरी गली में खड़े थे। राणा उन्हें खिड़की से देख रहा था। तब अंदर से माही और नीता ने धीरे से पूछा, भैया कौन है? पता नहीं, 3 लड़के हैं, तुम्हारे बारे में कुछ पूछ रहे हैं, लगते तो अच्छे घर के हैं, पर कहीं किडनैपर ना हो, इसलिए मैंने कह दिया कि यहाँ कोई नहीं है। वो लोग गए नहीं हैं, अभी तक बाहर ही खड़े हैं। राणा पर्दा बंद करते हुए बोला। मैं देखूं कौन है, कहकर उसने पर्दा हटाकर देखा तो वो देखते ही खुशी से झूम उठी। अरे माही, ये तो अमन, लकी और ओम है, कहकर उसने भागकर दरवाज़ा खोल दिया। उन तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो नीता को देखकर अमन भागकर आया और बोला, नीता तुम यहीं हो? भाभी कहाँ हैं? तुम दोनों ठीक हो? हाँ अंदर तो आओ। लकी भैया, ओम सर, आइए अंदर आइए। तीनों अंदर आ गए। राणा उनकी तरफ और वो राणा की तरफ देख रहे थे। अरे भाभी, आप कैसी हैं? और हमारा छोटू कैसा है? लक्की ने माही से पूछा और तीनों ने उसके चरण छुए। मैं ठीक हूँ भैया, छोटू भी ठीक है। माही राणा की तरफ देखकर बोली, भैया जी ये सब अपने ही हैं, ये अमन और लक्की सम्राट जी के भाई हैं और ओम उनकी कंपनी में काम करते हैं, उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। फिर उन तीनों को बताया, ये राणा भैया हैं, इन्होंने हमारे यहाँ तक आने में हेल्प की। तीनों एक साथ राणा का थैंक यू करने के लिए उसके पास आए। तीनों ने उससे हाथ मिलाया। अमन बोला, आपका हम पर उम्र भर के लिए ये एहसान हो गया, आपने हमारे घर की इज्जत बचाई है, कहकर वो उसके गले लग गया। इसमें एहसान की बात नहीं है, हमारे गुरुओं ने हमें बेबस, लाचार और बेसहारा लोगों की मदद करने की शिक्षा दी है। फिर ये तो मेरी अपनी बहनें हैं। राणा बोला, भाभी भैया ने कहा है कि सब पकड़े गए हैं, तो अब मैं आपको घर ले जाऊं? चलो चलते हैं, आपको घर छोड़कर नीता को उसके घर छोड़ आएंगे। इसके घर फ़ोन कर दिया था, वो भी वेट कर रहे होंगे। अमन बोला, अमन ऐसा करो, तुम नीता को उसके घर छोड़ आओ, हम राणा भैया के ट्रक में अपने घर चले जाते हैं। क्यों, ठीक है ना लक्की? माही बोली। हाँ यही ठीक है, लक्की बोला। तब नीता ने माही और राणा से विदा ली और अमन के साथ कार में चली गई। लक्की, ओम और माही राणा के ट्रक से जाने के लिए घर को ताला लगाकर निकल पड़े। वो लोग ट्रक के पास आए। माफ़ करना बहन, तेरे भाई के पास कार नहीं है, इस तरह ट्रक की में बिठाते शर्म आ रही है। ये इतने सूट वूट वाले ऐसे ट्रक में बैठेंगे? कहो तो मैं टैक्सी करा देता हूँ। राणा सिर झुकाकर बोला। शर्मिंदगी के कारण उससे सिर उठाया नहीं जा रहा था। भैया मुझे तो आपके ट्रक में ही जाना है, आज पहली बार मेरा भाई मुझे घर छोड़ने जा रहा है, शान से जाएंगे, माही बोली। और आप ये मुंह क्यों लटका रहे हैं? आपका ट्रक तो हमारी कारों से कहीं महंगा है, तो आप गरीब कैसे हुए? आज हमें भी ट्रक में सफ़र करने का मौका मिलेगा। कारों में तो करते ही रहते हैं, लक्की बोला। आप में से एक आगे बैठ सकता है, देख लो किसने बैठना है। माही बोली, आप अकेले ही बैठो, हम दोनों तो पीछे बैठेंगे, कहकर लकी ओम के साथ पीछे चला गया। फिर छोटू की हेल्प से वो ट्रक पर चढ़ गए। छोटू ने ट्रक में एक बॉक्स पर बिस्तर रखकर उनके लिए सोफ़ा बना दिया था। वो दोनों जाकर उस पर बैठ गए। कुछ देर में वो घर पहुंच गए। माही संभल कर उतर कर अंदर आ गई। घर में आकर उसे शांति मिली। वो अपने कमरे में गई। कमरा आज भी वैसा ही था, एक भी चीज़ यहाँ से वहाँ नहीं थी। उसने अलमारी खोली तो आज भी कपड़ों से वैसे ही भरी थी। उसे यहाँ बिताए सारे दिन याद आ गए। उसने पहनने के लिए कपड़े निकाले और नहाने चली गई। नहाकर वो जैसे ही बाहर आई, किसी की मजबूत बाहों ने उसे जकड़ लिया। उसे इस स्पर्श की पहचान थी। वो बोली, सम्राट जी आप कब आए? जब आप नहा रही थी, कहकर उसने उसके कंधे पर किस किया। फिर बोला, आज दिल को सुकून मिला, मेरी तो नींद, मेरा चैन सब तुम्हारे साथ ही चला गया था। तुम आई, सब कुछ वापस आ गया। सम्राट उसके माथे पर आए, गीले बालों को पीछे करता हुआ बोला, चलो सम्राट जी, नीचे सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे, माही बोली। वो दोनों नीचे आ गए। अरे ओम, तुम्हारा वो मुकेश तो चाचा का भांजा निकला, कब से था वो यहाँ? रघु ओम से पूछ रहा था। ओम ने सम्राट को सीढ़ी से उतरते हुए देखा। उसे सम्राट की दोस्ती पर गर्व हो रहा था। उसके दिल में सम्राट के लिए इज्जत और बढ़ गई थी। सम्राट सर, मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूँ कि आपने मेरा विश्वास किया। उस दिन अमन सर की बातों से मैं सच में घबरा गया था। मुझे उनकी फिक्र नहीं थी, मुझे आपका डर था कि कहीं आप भी मुझे बेईमान ना समझ लें।
मैंने आपका नमक खाया है, आपके साथ गद्दारी करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। ओम के आंसू निकल आए। अमन भी उसी वक्त अंदर आया था, उसने सब सुन लिया था। वो ओम के पास आया और बोला, ओम भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आप पर ये इल्ज़ाम लगाने से पहले मैंने कुछ सोचा ही नहीं। इसमें सम्राट भैया का कोई दोष नहीं है, उन्हें आप पर पूरा भरोसा था। अब मुझे भी हो गया, मुझसे गलती हुई क्योंकि मैं आपको अच्छे से जानता नहीं था। सॉरी, छोटा भाई समझकर माफ़ कर देना। सम्राट ने दोनों को गले लगा लिया और बोला, हमारी ताकत इकट्ठा रहने में है। जब तक हम सभी साथ हैं कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लक्की और रघु भी भागकर उसके गले लग गए। सबने एक दूसरे को कस के पकड़ लिया। माही राणा के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। अगर आप लोगों का हो गया हो तो मेरी तरफ भी ध्यान दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। माही बोली, अरे आइए आइए, चलिए आपके लिए स्पेशल खाना तैयार करवाया है हमने। जो दिल करता है वो खाइए। अमन ने दोनों बाहों को फैलाकर डाइनिंग रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा। सम्राट उसके कंधे पर बाँह रखकर उसे डाइनिंग टेबल की तरफ चल दिया। लकी राणा से बोला, चलो साले साहिब आप भी खाना खा लो। सभी हंस पड़े। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। अमन ने मम्मी को वीडियो कॉल की। अमन, माई का कुछ पता चला? मम्मी उदास सी थी। हाँ जी मम्मी जी, भाभी को घर ले आए हैं, हम लोग खाना खाने लगे हैं। अब आपके बेटे भूखे रह सकते हैं पर आपके पोतों को तो खाना खिलाना ज़रूरी है। अमन ने फ़ोन घुमाते हुए मम्मी को बाकी सब दिखाए। माही कैसी है बेटी? मम्मी ने पूछा। सब ठीक है मम्मी जी, सबने खूब मेहनत की और हमें बचा लिया। आप परेशान मत होइए, माही ने मम्मी को हौसला देते हुए कहा। भगवान सदा गम से तुम्हें दूर रखे। मम्मी हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए बोली। आंटी जी मेरा शुक्रिया मत कीजिएगा, वैसे सारा प्लान मेरा ही था। आपकी दोनों बहुओं को उनके चंगुल से बचा लाया। रघु बोला, दोनों बहुओं? मम्मी कुछ सोच में पड़ गई। वो मम्मी जी, नीता है ना मेरी फ्रेंड, वो अब अमन की सेक्रेटरी है, मैंने ही लगवाई थी। मेरे साथ उसे भी किडनैप कर लिया था। सभी अमन को नीता का नाम लेकर छेड़ते हैं, इसलिए रघु भैया भी जानबूझकर उसे बहू कह रहे हैं। वैसे मम्मी मैं सोच रही हूँ उसे अपनी देवरानी बना ही लूँ, अच्छी लड़की है। माही बोली। अच्छा अमन को कैसी लगती है? अमन, मम्मी अमन को पुकार रही थी, वो कैमरे से बच रहा था और लकी उसे कैमरे के आगे धकेल रहा था। हाँ जी मम्मी जी, अमन ने शर्माते हुए कहा। जब सम्राट नमन था तो वो उससे नीता की बात कर लेता था। अब जब से उसे पता लगा था कि वो बड़ा भाई है तो वो उससे भी शर्माने लगा था। माँ से तो बात कर ही नहीं सकता था। ये माही क्या कर रही है? तुझे नीता पसंद है? बना दे उसे तेरी दुल्हन। मम्मी बोली, मैं क्या कहूँ, भाभी बड़े हैं, आप बड़े हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा कर लो। अमन ने शर्मा कर कहा। सम्राट, रघु, लकी, तुम सब क्या कहते हो? मम्मी ने पूछा। करा दीजिए आंटी जी, अच्छा है, सही उम्र में शादी हो जानी चाहिए। रघु बोला। हाँ मम्मी जी, रघु भैया ठीक कह रहे हैं, आप उसकी शादी करा दो। लक्की बोला। ठीक है, पहले तुम ठीक ठाक घर आ जाओ फिर सोचेंगे। अभी तो लकी के लिए भी लड़की देखनी है। चलो बेटा, बहुत खुशी हुई, तुम सब लोग खाना खा लो। कहकर मम्मी ने फ़ोन काट दिया। कमीने, यहाँ तो मजनू बनता फिरता है, मम्मी के सामने ड्रामे करता है। लकी ने उसे पकड़कर मस्ती में मारते हुए कहा, ठीक है चलो खाना खाओ। सबने खाना खाया, फिर वो लोग लिविंग रूम में बैठकर बातें करने लगे। सम्राट माही को रेस्ट करने के लिए ऊपर बेडरूम में छोड़ने गया। जब हम वहाँ गए थे ना, मैंने देखा दो मोटे मोटे काले गुंडे ऐसे खड़े थे, मानो अगर उन्हें देख लिया तो तुम्हें ही खा लेंगे। पर मैं बिल्कुल नहीं डरा, डरा तो सम्राट भी नहीं। मेरे साथ रहकर बहादुर हो गया है ना। रघु उन तीनों को स्टोरी सुना रहा था कि कैसे उसने चाचा और उनके साथियों को पकड़वाया। वो अपनी शेखी बगा रहा था। तभी उसने सम्राट को आते देखा तो उसने सम्राट की भी तारीफ कर दी। हाँ, तो दो गुंडों को मैंने मारा तो दो को सम्राट ने। फिर हम एक दूसरे की पीठ से पीठ लगाकर उन लोगों को मिलकर धोया, खूब धोया। वो चारों खाने चित हो गए। फिर हम अंदर आ गए। हमारे साथ ही पुलिस भी अंदर आ गई और उन्हें पकड़ लिया। रघु ने सुनाया। मुझे लगा था कि चाचा जिस तरह से काम कर रहा है तो कई आदमी होंगे उसके साथ, पर वो तो यूं ही गली के गुंडे इकट्ठे कर बैठे थे, तभी तो जल्दी पकड़े गए। सम्राट बोला। हाँ भैया, जब मैं उन लोगों को लेकर वहाँ पहुँचा था तब भी वहाँ दो चार ही लोग थे। अगर आप ना कहते तो मैं लोगों से भाभीियों के लिए वहीं भिड़ जाता। लक्की बोला। चलो सब अच्छा हो गया, अब सब चलो रेस्ट करो, मैं भी काफ़ी थक गया हूँ। ओम, तुम यहीं रुकोगे या वापस जाना है? सम्राट ने पूछा। जी घर जाऊंगा, वरना बीवी पूछ पूछ कर बाकी रातों में भी सोने नहीं देगी। ओम हंसते हुए बोला। सम्राट, मैं भी चलता हूँ, मम्मी पापा से मिल लूँगा, बहुत समय हो गया उन्हें देखे। कहकर रघु भी चला गया। दोनों को बाहर तक छोड़ने के बाद लकी और अमन अपने अपने कमरे में चले गए। सम्राट ऊपर अपने कमरे में चला गया। उसने माई को खुद में ही लिपटे सोते देखा। वो उसकी बगल में लेट गया और उसकी कमर में बाहें डालकर उसके करीब हो गया। उसे कई दिनों से नींद ही नहीं आई थी। आज जब उसने माही को बाहों में भरा तो उसे नींद आई। अमन ने कमरे में आकर नीता को फ़ोन किया पर फ़ोन बंद आ रहा था।
तब उसे याद आया कि उसका फ़ोन तो उसके ऑफिस में पड़ा है। तब उसने सोचा कि अब ऐसे ही सोना पड़ेगा। फिर उसे याद आया कि नीता के घर में लैंडलाइन भी है। उसने उस पर फ़ोन किया। कुछ देर बेल बजने के बाद किसी ने फ़ोन उठाया तो अमन ने वेट की कि कोई उधर से बोले, इसलिए वो चुप रहा। तभी दूसरी तरफ से उसके पापा की आवाज़ आई, हेलो, कौन है? बोलो भाई, ये नीता के पापा थे। वो घबरा गया और बोला, अंकल जी, मैं हूँ अमन। मैंने नीता को ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि वो कल ऑफिस ना आए, घर पर ही रेस्ट करे। कहकर अमन ने फ़ोन काट दिया। नीता के पापा रिसीवर की तरफ देखते रह गए। कितना अच्छा बॉस है, अपने वर्कर के लिए इतनी भाग दौड़ की और अब छुट्टी के लिए भी खुद ही फ़ोन करके बता रहे हैं। इस नीता को समझाऊंगा कि इससे ढंग से बात किया कर। उस बेवकूफ़ को किसी की कदर करनी नहीं आती। अगले दिन सुबह जब नीता ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगी तो पापा ने आकर बताया, रात अमन का फ़ोन आया था। कह रहा था उसने आज की छुट्टी दी है। तुझे कह रहा था कि तू रेस्ट कर ले। आपने मुझसे बात क्यों नहीं कराई? वो हर वक्त अपनी मर्जी चलाता है। नीता आज ऑफिस जाना चाहती थी। अमन से बहुत सारी बातें करनी थी पर उसने सब चौपट कर दिया। तुझे अकल कब आएगी? वो बॉस है तेरा। एक तो उसने खुद फ़ोन करके तुझे छुट्टी दी है, ऊपर से तू नखरे करती है। तमीज़ से पेश आया कर उससे। पापा ने गुस्से से कहा। तब नीता को एहसास हुआ कि पापा के सामने वो क्या बोल गई। वो बात को संभालते हुए बोली, पापा, असल में ये मेरी फ्रेंड का भाई है और मेरा क्लासमेट भी रह चुका है, इसलिए ऐसे बात करने की आदत पड़ गई है। बाकी छुट्टी के बारे में मैं इसलिए बोल रही थी क्योंकि आज उसने छुट्टी दे दी तो कल डबल काम करवाएगा, क्योंकि मेरा काम तो मुझे ही करना होगा। फिर पहले ही एक दिन निकल चुका है। कोई नहीं पापा, आप कहते हैं तो मैं रेस्ट कर लेती हूँ, कहकर नीता अपने कमरे में वापस चली गई। सम्राट का घर। सुबह सब नाश्ता करने के बाद यूं ही बैठे बातें कर रहे थे। लकी और अमन माही के पीछे किडनैपिंग का किस्सा सुनने के लिए पीछे पड़े हुए थे। भाभी, बताओ ना कि क्या हुआ था, उन्होंने आपको कैसे किडनैप किया? समझ लो पुलिस पूछताछ की रिहर्सल है। लक्की बोला, भाभी जी शुरू से एंड तक सारा किस्सा सुनाइए। हमें तो रात भर नींद नहीं आई। अगर बेबी का ख्याल ना होता तो रात ही सारा किस्सा सुनकर सोते। अमन बोला, सुना दो माही, ये लोग ऐसे पीछे छोड़ने वाले नहीं। सम्राट बोला, उस दिन जब मैं स्कूल में थी तो मुझे किसी का फ़ोन। माही बता ही रही थी कि डोरबेल बजी। सब उस तरफ देखने लगे तो देखा कि नीता आई है। उसने बैठते हुए सम्राट और लकी को नमस्ते की और माही को गले लगाकर बोली, और कैसी है मेरी जान? फिर सम्राट और अमन के तने हुए चेहरे देखकर बात बदलते हुए बोली, वो राणा भैया कहाँ हैं? वो चले गए, उन्हें काम था और तुम्हें मैंने रेस्ट करने के लिए छुट्टी दी थी। अमन बोला, छुट्टी थी इसलिए तो यहाँ आ गई, बड़ी मुश्किल से निकल कर आई हूँ। पापा से कहा कि माही ने बुलाया है तो आने दिया उन्होंने। नीता बोली, तुम दोनों का हो गया हो तो मैं भाभी की कहानी सुन लूँ? भाभी जी सुनाओ, लकी बोला। फिर सब बैठकर माही की बात सुनने लगे। हाँ, मैं बता रही थी कि मुझे किसी का फ़ोन आया था कि सम्राट जी का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे पास इनकी कार की फ़ोटो भी आई जिसमें इसका अगला हिस्सा टूटा हुआ था। मैं घबरा गई और हॉस्पिटल के लिए टैक्सी ली। वो टैक्सी वाले ने मुझे कुछ सुंघा दिया। फिर मुझे तब पता चला जब मुझे होश आया तो उन्होंने कहा कि अगर कुछ बोली तो वो लोग आपको मार देंगे। माही बोली, मुझे भी उन्होंने अमन की वीडियो दिखाकर किडनैप किया। अमन को बांधकर बिठाया हुआ था और मुझे धमकाया कि अगर नहीं गई तो इसे मार देंगे, तो मैं उनकी बात मानती रही। नीता बोली, तुम लोग उनकी चंगुल से बचे कैसे? सम्राट ने पूछा। ये सब नीता की हिम्मत थी, वही मुझे निकाल लाई। माही ने नीता की तरफ इशारा किया। आप लोगों को एक बात बताऊं, जब इसे मेरे पास ले आए तो हम दोनों ने ही एक दूसरे को पहचाना नहीं था। मैंने किसी तरह अपने हाथ खोले, फिर इसके खोल दिए, फिर हम यहाँ से भाग गए। फिर हमें राणा भैया मिल गए। हम उनके साथ खाना खाने ढाबे पर रुके तो वहाँ हमने मुंह हाथ धोया, तब एक दूसरे को पहचाना। वो पल मैं कभी नहीं भूल सकती। नीता, जैसे वो सब अब भी देख रही हो। नीता, तुम आज फ्री हो ना? तुम हमारे साथ हॉस्पिटल चलो, चेक कराने जाना है। माही ने कहा, चलो मैं चलती हूँ, मैं तेरे साथ अंदर चलूँगी। नीता तैयार हो गई। वो तीनों हॉस्पिटल चले गए। उसने अभी को पहले ही फ़ोन कर दिया था। अभी ने पहले ही गायने स्पेशलिस्ट को अपने पास बुला लिया था। उसने माही को चेक किया, फिर उसका अल्ट्रासाउंड करने ले गई। नीता और सम्राट को भी अंदर आने दिया। उन्होंने अल्ट्रासाउंड देखा। डॉक्टर ने उन्हें स्क्रीन में बेबी दिखाया। तीनों देखकर बहुत खुश हुए। चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक है, बेबी हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब माही के खाने पीने का ज़्यादा ध्यान रखना, डॉक्टर बोली। वहाँ से निकलकर वो लोग पुलिस स्टेशन गए। वहाँ पुलिस ने उनके बयान लिए। टू बी कंटिन्यूड।